तो दोस्तों, आज हम लोग चालू करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन की एक नेम रिएक्शंस की सीरीज़ चालू करते हैं, जिसमें आज से मैं हिमांशु लखमानी आपको 15 मिनट्स की छोटी छोटी वीडियोस दूंगा, जिसमें आप बड़ी आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो नेम रिएक्शंस है मेमोराइज कर सकते हैं, जिससे आपको जेई मेंस, नीट एंड एडवांस में काफ़ी फ़ायदा होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही हमारा रैंक बूस्ट कराता है। तो इसलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस सीरीज़ को चालू करते हैं, जिसमें आज जो मैं सबसे पहली सीरीज़ चालू कर रहा हूँ, सबसे पहली रिएक्शन चालू कर रहा हूँ, वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन की मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, मात्र 15 मिनट्स की। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग केवल और केवल इंट्रोडक्शन करेंगे, मैकेनिज्म समझेंगे। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैकेनिज्म से कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको भी हम लोग को करना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी वीडियो में मैं उसके कुछ पीवाईक्यूज कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आप और हम सब पहचान सकेंगे कि कैसे डायरेक्टली क्वेश्चंस को हिट किया जाता है। तो चलिए बिना देरी से हम लोग इसको चालू करते हैं। तो हमारी जो पहली रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन, जैसे कि आपने देख लिया होगा स्क्रीन पर कि हेडिंग डली चुकी है। तो हेलोफॉर्म होता क्या है? दरअसल अगर हम लोग हेलोफॉर्म की अगर हम बात करें, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम लोग किसका फॉर्मेशन सीखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हेलोफॉर्म बनाना सीखते हैं। अब ये हेलोफॉर्म होता क्या है? हेलोफॉर्म का मतलब होता है एक कंपाउंड जो CH3 टाइप का दिखता है। अब अगर इसमें मैं X की जगह क्लोरीन रखूंगा तो वो CHCl3 दिखेगा, जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। पहले मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि होता क्या है। दूसरे में अगर हम लोग X की जगह ब्रोमीन रखते हैं तो वो हम लोग का बन जाता है ब्रोमोफॉर्म। तीसरे में अगर हम लोग X की जगह आयोडीन रखते हैं तो हमारा ये बन जाता है CHI3, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म। ये तो आपको मालूम ही होगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज, इसमें रिएजेंट कौन होता है? तो नेक्स्ट थिंग आती है हमारी कि इसमें रिएजेंट कौन होगा। तो अगर हम सबसे पहले इसमें रिएजेंट के बारे में समझें, तो इसमें जो रिएजेंट होता है वो X2 मतलब हेलोजेंस कौन कौन से हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। और ये सब आते हैं किसी न किसी एल्कली के साथ, मींस बेसिस के साथ। अब अगर हम बात करें तो इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको NaOX के भी फॉर्म लिख सकते हैं, सोडियम हाइपोहेलाइड। चलिए, अब अगर ये बात हो गई कि रिएजेंट कौन होता है, तो ये हमको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये रिएक्शन होती किस पे किस पे, मतलब कि ये वर्क कहां करती है। तो अब हम लोग इसका वर्क देखते हैं। अब अगर हम वर्क की बात करते हैं तो ये वर्क करता है सबसे पहले वहां पर जिसके पास मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स? मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होगा। तो आपको ये ग्रुप दिख रहा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं मिथाइल कीटोन। क्या बोलते हैं हम लोग इसी को? मिथाइल कीटोन। तो जिसके पास भी ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये वो रिएक्शन शो करेंगे आइडोफॉर्म की। सेकेंडली अगर हम लोग बात करते हैं कि और कौन शो कर सकता है, तो और हम लोग के इसके अलावा सेकेंड एक और आदमी है जो ये रिएक्शन को शो करेगा, जिसका नाम होता है CHOH CH3। ध्यान से देखिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि ये भी रिएक्शन शो कर सकता है, बिल्कुल शो कर सकता है। अब बात करते हैं कि अगर हम जनरल फॉर्म लिखें कि होता क्या है ये, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग आइडोफॉर्म पढ़ रहे हैं। जनरली हमारे पास आइडोफॉर्म ही होती है, क्योंकि सारी बुक्स में हम लोग को आइडोफॉर्म दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आइडोफॉर्म ही चलती है, इसके पीछे का रीजन है। क्लोरोफॉर्म की कर नहीं सकते, क्योंकि क्लोरोफॉर्म के बारे में आप सब लोग जानते हैं, वो एक बहुत डेंजरस कंपाउंड होता है जो ह्यूमन ब्लड में बड़ी आराम से लाइट की प्रेजेंस में सॉल्युबल होता है, जो वो पॉइजनस गैस बना के हार्मफुल कर देता है। ब्रोमीन अगर बात करें तो अगर ब्रोमोफॉर्म बनाएंगे तो ब्रोमोफॉर्म एक रेड कलर का सॉलिड होता है, बट वो इवेपोरेट बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से हम लोग के लंग्स, किडनी और ऑर्गन्स फेलियर हो सकते हैं। फ्लोरोफॉर्म करवा नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, लैब के लिए तो एकदम ट्रिक नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे पास जो सबसे लेस हार्मफुल और लेस रिएक्टिव जो हमारी ह्यूमन नेचर से हो सकती है वो होती है आइडोफॉर्म। अब अगर हम आइडोफॉर्म की बात करें तो अभी हम लोग दोनों की मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अगर हम आइडोफॉर्म की बात करें तो आइडोफॉर्म में जो हमारे पास है, हमने सबसे पहले ले लिया। अब हम यहाँ पे R भी ले सकते हैं, H भी ले सकते हैं, बस हमारे पास मिथाइल कीटोन होना चाहिए। वही हमारे लिए एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर हम इसकी रिएक्शन आइडोफॉर्म कराते हैं तो हम X2 में क्या लेंगे, I2, और हमने कोई भी बेस ले लिया, जैसे कौन सा ले लिया, NaOH। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी मैं मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, मोल्स, कितने मोल्स होते हैं। अभी तो मैं लिख दे रहा हूं कि 3 मोल्स I2 के लगते हैं एंड 4 मोल्स NaOH के लगते हैं। अगर 4 मोल्स NaOH के लगते हैं तो इसके बाद होता क्या है, दरअसल आइडोफॉर्म
थोड़ी सी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है, जिसकी वजह से उसने इस कार्बोनिल वाले पार्ट को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ में बगले में आइडोफॉर्म रिलीज करता है, जो कि एक येलो सॉलिड पीपीटी होती है। क्या होती है ये, येलो सॉलिड पीपीटी। तो ये वो रिएक्शन है जो हम लोग से पूछी जा सकती है। तो हमको तो ये पता चल गया कि कितने मोल लगेंगे I2 के, 3, NaOH के कितने लगेंगे, 4। अब हम इसके बारे में मैकेनिज्म समझते हैं कि दरअसल ये मैकेनिज्म कौन सी फॉलो करता है। तो अगर अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म के पीछे भागें तो मैकेनिज्म से इसके अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं, और उस क्वेश्चन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा सेकंड पार्ट का। और सेकंड पार्ट इसी के बाद जस्ट डालूंगा और आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो मैकेनिज्म से मैं बनाऊंगा, और आ सकते हैं वो क्वेश्चंस। अब अगर हम बात करते हैं उस मैकेनिज्म की कि उस मैकेनिज्म में होता क्या है, कैसे हमने डायरेक्टली लिख दिया कि उसके 3 मोल I2 के लगते हैं और 4 मोल NaOH की, तो चलिए उसके पीछे का रीज़न देखते हैं। अब जैसे मैंने इस रिएक्शन को जनरल फॉर्म लिखा RC+CH3। अब जैसे ही हम इसमें NaOH डालेंगे तो हम सब जानते हैं कि NaOH बेस होता है, और बेस अटैक करता है किस पर, एसिडिक हाइड्रोजन पर। अब रही बात एसिडिक हाइड्रोजन की, तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन उस कंपाउंड में होता है जो कार्बोनिल के बगल में हो, या उस कार्बन में होता है जो एसिडिक हाइड्रोजन हो। और हम सब जानते हैं कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है ये काफ़ी एसिडिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, एसिडिक हाइड्रोजन एटम, एसिडिक हाइड्रोजन एटम। तो बेस का काम होता है फटैक से इस OH- इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करना, और जैसे ही वो एब्स्ट्रैक्ट करता है तो हम सब जानते हैं कि अब वहाँ पे एनायन बनेगा, और वो एनायन जो कॉन्जुगेटेड बेस है उस एसिड का वो स्टेबल है। सबको दिख रहा होगा, रेजोनेंस कर सकता है या -N की वजह से स्टेबल है। अगले स्टेप में I2 आता है। अब I2 कैसे रिएक्शन करेगा भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। I2 के पास दरअसल उसका सिग्मा स्टार वैकेंट होता है। क्या होता है उसके पास, उसका सिग्मा स्टार वैकेंट। ये CH2- सिग्मा स्टार वैकेंट में अटैक करता है, और यहाँ से I- बाहर हो जाता है, जिससे हमको RC+O CH2I नजर आता है। अगले स्टेप में फिर बेस आता है, फिर बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, फिर से हमारे पास वहाँ पे क्या बन जाता है, एनायन। और जैसे ही एनायन बना, हम जानते हैं कि अगले स्टेप में फिर I2 आएगा, अगले स्टेप में फिर I2 आएगा, और I2 के पास फिर से सिग्मा स्टार वैकेंट है, उसमें फिर अटैक होगा, I- बाहर, जिससे यहाँ पे इस बार बन जाएगा RC+O CH2। क्या बन जाएगा, CH2। अब अगले स्टेप में फिर से अभी भी उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है, फिर से ये अटैक करेगा, उस एसिडिक हाइड्रोजन एटम को एक्सट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से दोबारा वहां पे कॉन्जुगेटेड बेस में बनने वाला एनायन स्टेबल होके Ci2- टाइप का दिखेगा। फिर से अगले स्टेप में I2 आएगा। जी दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया होगा कि अभी तक जो उसके सिग्मा स्टार वैकेंट 3 I2 थे वो इस्तेमाल हो चुके हैं, और हमारा डिजायर प्रोडक्ट की तरफ हम लोग बढ़ना चालू कर चुके हैं, Ci3। अब रही बात, मैंने बोला 4 मोल NaOH का इस्तेमाल हो रहा है, 4 मोल NaOH। आप सोचिए अभी तक कितने मोल इस्तेमाल होंगे, काउंट कर लीजिए आप। अगर आपको विश्वास नहीं था आप काउंट कीजिए। अभी यहाँ पे 1 मोल था, यहाँ पर हमारे पास 2nd मोल इस्तेमाल हुआ, और यहाँ पे 3rd मोल इस्तेमाल हुआ। अब रही बात 4th मोल की, तो अगर 4th मोल अगर हम OH- बेस को डाल भी देते हैं, तो अब मेरे पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, कोई एसिड बेस नहीं होगा, कोई H+ एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब क्या होगा, अब वहां पे होगा वो OH- का नेचर चेंज होगा। अब वो बेस की तरह ना काम करके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर काम करेगा तो वो कंफर्म इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, और जो कि कार्बोनिल के पास C+O का कार्बन ही होता है। और जैसे अटैक किया, अब बॉन्ड ओपन होगा। अब मैं इसको आपको एक ही स्टेप में करके बताता हूं। बॉन्ड ओपन होगा तो इसमें माइनस चार्ज आएगा, बिल्कुल आएगा। वो माइनस चार्ज वापस जाएगा, और यहाँ से Ci3- बाहर। देखिए दोस्तों, C+O OH अटैक किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और यहाँ से Ci3- बना। क्या बना, Ci3-। अब आप सोचेंगे कि लीविंग ग्रुप तो स्टेबल होता है। दोस्तों ये Ci3- अगर आपको मालूम हो थोड़ा सा, आगे जाके जब H+ एक्सट्रैक्ट करेगा और ये आइडोफॉर्म बनेगा, तो आइडोफॉर्म के बारे में अभी मैंने बताया, वो येलो सॉलिड पीपीटी होती है, और पीपीटी स्टेबल होती है।
बिल्कुल, ये तुरंत उसका H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा और जो मेरा डिजायर प्रोडक्ट था कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और साथ में आइडोफॉर्म की PPT। क्या दोस्तों आपको ये एकदम से क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से ये बहुत इजी वे में पढ़ने वाली एकमात्र रिएक्शन है जो आपको बहुत अच्छा नंबर गेन करा सकती है। आई होप आपको ये रिएक्शन क्लियर हुई होगी, जिसको हम लोग ने बहुत अच्छे से समझा। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं कि कितने मोल इस्तेमाल हुए, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 3 मोल I2 के इस्तेमाल हुए और 4 मोल NaOH के इस्तेमाल हुए। क्या आपको ये बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? बिल्कुल, ये आना चाहिए और इम्पोर्टेंट था, रेशियो पूछा जा सकता है। बिल्कुल। अब अगर हम बात करते हैं कि मैंने वहां पे लिखा था कि CHOH CH3 मीन्स अल्फा पे हाइड्रोक्सी इथाइल टाइप का कंपाउंड भी अगर होता है तो कैसे होता है, उसमें रेशियो क्या लगता है। तो बिना किसी देरी के अब सेकंड वाली मैकेनिज्म पर आते हैं हम लोग। बिना किसी देरी पर पहले मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूं। अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखूं तो आप सब लोग जानते हैं मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ OH होता है और ये CH3 है तो यहाँ पर भी आइडोफॉर्म रिएक्शन हो सकती है, मींस हेलो फॉर्म हो सकती है, और होगी तो कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, वही सेम प्रोडक्ट होगा। क्या होगा वही सेम प्रोडक्ट? वो प्रोडक्ट होगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड येलो सॉलिड PPT ऑफ आइडोफॉर्म। अब अगर यही बात थी कि यही सेम बनना था तो फिर मोल क्या लिए गए होंगे? जी आप एकदम सही सोच रहे हैं, मोल तो चेंज होंगे। कितने मोल्स होंगे आइए चेक करते हैं। ये पूरी की पूरी चीज अब हम लोग मैकेनिज्म से समझेंगे। ये मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज दोस्तों बहुत अच्छे से इसको हम लोग को अपने एग्जाम में कवर अप करके जाना है, हल्की सी भी गलती नहीं कर सकते हम लोग। देखिए हमारे पास कौन है, NaOH। हम सब लोग ने अभी समझा NaOH एक बेस है, OH के H प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा और जैसे एक्सट्रैक्ट करेगा तुरंत वहां पे क्या बनाएगा, O माइनस। क्या बनाएगा, O माइनस और CH3। अब आप सोचिए I2 से रिएक्शन करना है उसको, बिल्कुल करना है। कहाँ करेगा? अभी भी उसके पास क्या है, अभी भी उसके पास उसका सिग्मा स्टार ABMO वैकेंट है। अब क्या होगा, दरअसल दोस्तों ऐसे केस में जब ये OH माइनस वापस आना चाहेगा तो ये जो H के पास हाइड्राइड टाइप का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उसके साथ उसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करके I माइनस बाहर निकालेगा। बिल्कुल आपने एक नई चीज सुनी, बिल्कुल वहां से क्या निकला, HI निकला और साथ में NaOH अगर था तो वो उसको बैलेंस करके NaI बना देगा। दोस्तों क्या आपको समझ में आया? यहां पर हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने हाइड्राइड से उसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करवाया। बिल्कुल, क्या आपको अब समझ में आया कि एक I2 एक्स्ट्रा लग गया इसमें। अब देखिए आपके सामने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कौन है, वही जिसकी मैकेनिज्म अभी हम लोग ने पीछे समझी थी। क्या? अब अगर इसको मैं यहां से लिख दूं, ध्यान से देखिएगा, अब इसको मैं यहां से लिखूं RC डबल बॉन्ड O CH3 और मैं फर्दर यहाँ 3 मोल्स ऑफ I2 एंड 4 मोल्स ऑफ NaOH का इस्तेमाल करूंगा तो ये तुरंत इसको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास आइडोफॉर्म निकलती हुई नजर आएगी जो कि येलो सॉलिड PPT है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि 4 मोल I2 इस्तेमाल हुए, बिल्कुल। चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 मोल I2। कोई मुझे बताएगा कि NaOH 5 होंगे? 1 मोल पहले इस्तेमाल हुआ, 4 मोल पीछे इस्तेमाल हुआ नीचे, क्या 5 होंगे? नहीं। अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास यहाँ पर HI बना है। क्या आपको ये चीज़ नज़र आया? HI को हटाना है अपने को भाई। यहाँ पे 1 मोल OH माइनस H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, H2O और साथ में यहाँ से भी NaI बनेगा, जिससे हम लोग को नज़र आएगा कि 1 मोल NaOH और लगा। HI तो एक क्या है, एसिडिक है और उस एसिडिक को हमें हटाना था, इसलिए तो टोटल कितने मोल लगे, 6 मोल। आई होप आपको ये रिएक्शन क्लियर होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक यू।